आपको पता है इस दुनिया की सबसे बुरी चीज क्या है? वो किसी ऐसे इंसान को खोना नहीं जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। ना ही वो किसी एग्जाम में फेल होना है या कोई प्रमोशन छूट जाना, और ना ही किसी अपने का धोखा। सबसे क्रूर श्राप है एक लड़का होके पैदा होना है। क्योंकि पैदा होते ही कुछ रूल्स आपके अंदर भर दिए जाते हैं। ऐसे नियम जो आपको कोई बताता नहीं, पर हर कोई आपसे फॉलो करवाता है। रोना नहीं, टूटना नहीं, जरूरत नहीं, पूछना नहीं, फेल होना नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं है। ये एक इम्तिहान है कि तुम बिना शिकायत के कितना बोझ उठा सकते हो। स्कूल आते आते तक ये सबक आपकी हड्डियों में बैठ जाता है। बुलीड होने पर भी लड़के रोते नहीं। अकेला महसूस करने पर लड़के किसी को बताते नहीं। यहां तक कि 15 साल की उम्र में भी अगर आपका दिल टूटता है तो आप उसे मजाक में उड़ा देते हैं। क्योंकि अगर आप अपना दर्द दिखाते हैं तो आप एक मजाक बन जाते हैं। कॉलेज में यह और भी गहरा हो जाता है। आप कैंपस में घूमते हैं जहां हर कोई खुश नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक्सपेक्टेशंस में डूब रहे होते हैं। प्लेसमेंट्स, करियर, बी अ मैन, ये स्ट्रेस दूसरों को दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर आपका सीना ढहने लगता है उस प्रेशर के नीचे जो आपको समवन बनने का है, इससे पहले कि आप ये भी जान पाएं कि आप असल में कौन हैं। जब आप 20s में आते हैं तो ये बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। ऑफिस के क्यूबिकल्स जिनमें बर्न्ट आउट ड्रीम्स की महक आती है, कम्यूटर ट्रेन्स जो जिंदा दिखती लाशों से भरी होती हैं, पर उनके अंदर वही डेडनेस है जो आपके अंदर है। माँ बाप के फोन, कब सेटल हो रहे हो, प्रमोशन कब है, घर कब लोगे, और सोसाइटी का सवाल कि क्या तुम स्ट्रांग हो, रिच हो, मैन इनफ हो। और क्या होगा अगर आप ये सब नहीं है? क्या होगा अगर आपका चीखने का, बिखरने का, रोने का मन करे? आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आपके जेंडर में कमजोरी की इजाजत नहीं है। जिस पल आप टूटते हैं आप बेकार हो जाते हैं। टूटे हुए मर्दों के लिए दुनिया तालियां नहीं बजाती। जीन पॉल सार्त्र ने कहा था, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। असल में वो एग्जिस्टेंस एक पिंजरे जैसा महसूस होती है। आप ये नहीं चुनते कि आपको क्या बनना है। सोसाइटी आपको पहले ही स्क्रिप्ट पकड़ा देती है, प्रोवाइडर, अचीवर, प्रोटेक्टर। अगर आप स्क्रिप्ट से बाहर जाते हैं तो आपको फेलियर कहा जाता है, और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने उन हिस्सों को मिटा देते हैं जो आपको इंसान बनाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि लड़कों को बचपन में सिखाया जाता है कि प्यार एक ऐसा इनाम है जो उन्हें स्टेटस से कमाना होगा, ना कि वो जिसके वो इंसान के तौर पर हकदार हैं। चुपचाप स्ट्रगल करना आपकी रोज की आदत बन जाती है, क्योंकि जिस पल आप अपना दर्द बताते हैं आपको कमजोर कहा जाता है। दोस्त पार्टीज में आपके साथ हंसते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्यों आप रात के 3 बजे छत को घूरते रहते हैं, अपनी ही सोच में घुटते हुए। आप डिप्रेशन से जुड़े मीम्स पर हंसना सीख जाते हैं, जबकि अपना खुद का दर्द छिपाते रहते हैं। आप इसे चिल कहते हैं, लेकिन असल में यह नमनेस है। आप पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको उससे प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि उसके बिना यहां तक कि आपके सबसे करीबी लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। दुनिया को आपकी स्लीपलेस नाइट्स, एग्जाम से पहले की आपकी घबराहट, या रिजेक्शन के बाद आपके सीने में होने वाले दर्द की कोई परवाह नहीं है। यह सिर्फ आपकी अचीवमेंट्स के लिए तालियां बजाती है, और अगर आप परफॉर्मेंस देना बंद कर दें तो यह पलक झपकाए बिना आगे बढ़ जाती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, स्कूल के लड़कों से, कॉलेज के नौजवानों से, उन लोगों से जो नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, ईएमआई भरते हैं, सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं, कि आपकी सेल्फ वर्थ अचीवमेंट्स की एक लिस्ट कब बन गई? किसने तय किया कि आपके आंसू शेमफुल हैं? अगर आज आप अपने दर्द के बारे में एक भी सच्ची बात कहें तो कौन रुकेगा और सुनेगा? और सबसे मुश्किल सवाल यह है कि क्या आप तब तक दिखावा करते रहेंगे जब तक कुछ भी नहीं बचेगा, या फिर एक ऐसी दुनिया में इंसान बने रहने की हिम्मत करेंगे
जो सिर्फ आपका नकाब चाहती है। पार्ट 1, द मशीनरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का मशीनरी। हमें इस नश्वर शरीर में भगवान बनने की उम्मीद है, लेकिन किसी महान पौराणिक भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक मिजरेबल घर के बिलों वाले भगवान की तरह। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम ऐसे प्रोवाइडर बने जिन्हें कभी किसी से कुछ लेने की ज़रूरत ना हो, ऐसे प्रोटेक्टर बने जिन्हें खुद किसी सुरक्षा की ज़रूरत ना हो, ऐसे लीडर बने जो कभी डाउट ना दिखाएं। ये नामुमकिन डिमांड्स की लिस्ट एक कॉस्मिक जोक की तरह लगती है, और इसका पंचलाइन ये है कि वो मजाक तुम पर ही है। जरा देखो ये मशीन कैसे बनी है। इसकी शुरुआत छोटी और अच्छी होती है, अच्छे ग्रेड्स, यूनिवर्सिटी, फिर एक इंटर्नशिप और एक एंट्री लेवल जॉब। पे योर ड्यूज, वो तुमसे कहते हैं, अपने ड्यूज पे करो। लेकिन ये ड्यूज हमेशा बदलते रहते हैं। वो एक्सपीरियंस जो तुमने मुफ्त में दी, वो बेसलाइन बन जाती है। अचानक सब उम्मीद करने लगते हैं कि तुम रात रात भर काम करोगे, 2 AM पर भी मैसेजेस का जवाब दोगे और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहोगे, क्योंकि रियल कमिटमेंट सैक्रिफाइस की तरह दिखती है। तुम्हें सिखाया जाता है कि तुम अवेलेबिलिटी को लॉयल्टी के साथ और एग्जॉशन को वर्चू के साथ कंफ्यूज करो। जब तुम 23 साल के होते हो तो एक नया करिकुलम सीखते हो। ह्यूमिलिएशन में भी मुस्कुराना, तुम्हारा बॉस क्रेडिट ले लेता है, तुम्हारा ओवरटाइम चुपचाप नॉर्मल बन जाता है, अप्रेजल सीजन एक थिएटर बन जाता है, स्क्रिप्टेड कॉम्प्लीमेंट्स एक हैंडशेक और ग्रोथ का वादा जो 3-3 महीनों के इंस्टॉलमेंट्स में आता है और कभी पूरा नहीं होता। प्रमोशंस एक घोस्ट लाइट बन जाते हैं जिनका तुम हमेशा पीछा करते हो। तुम महीनों को इस रेस के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा कि इंक्रीमेंट्स में गिनना शुरू करते हो, लेकिन वो रेस कभी दर्द को खत्म नहीं करती। वो बस नए एक्सपेक्टेशंस के साथ तुम्हारे लेजर को और भारी बना देती है। ऑफिस के बाहर ये मशीन दूसरी करेंसी इन्वेंट करती है, फॉलोअर्स, लाइक्स, स्लीक पोजेशंस और कंपैरिजन ग्रेड रिलेशनशिप्स। सोशल मीडिया न्यूट्रल नहीं है, ये एनवी बनाने वाली एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन है। तुम्हारी फीड एक कांस्टेंट ऑक्शन है जहां ह्यूमन वैल्यू की बोली फिल्टर्स और ब्रांड डील से लगाई जाती है। गोवा में बिताया एक वीकेंड सक्सेस जैसा दिखता है, बालकनी वाला घर स्टेबिलिटी जैसा लगता है। तुम सही चीजें दिखाना सीखते हो और अंदर के खालीपन को छिपाना। ये मशीन तुम्हारी जिंदगी को कमोडिफाई करती है और तुम्हें ये आइडिया बेचती है कि तुमने सब कुछ संभाल रखा है। इसकी बड़ी कीमत तुम्हारी आंतरिक दुनिया है। इस सिस्टम को चलाने वाला रिप्रोडक्टिव अपैरेटस मॉरलाइजेशन है। रियल मैन डोंट क्विट, रियल मैन डोंट कंप्लेन, रियल मैन अर्न। ये फ्रेजेस सिर्फ सलाह नहीं है, ये पॉलिसी है। तुम इन्हें इतना अंदर तक अपना लेते हो कि खुद पर ही इन्हें लागू करना शुरू कर देते हो। तुम खुद के ही वार्डन बन जाते हो। तुम खुद को मदद देने से ही इनकार करते हो, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसी लेजर पर बनी है जो सिर्फ आउटपुट को गिनता है। और ये मशीन अपनी क्रूरता में भेदभाव नहीं करती। ये सिर्फ क्यूबिकल वर्कर को ही नहीं पीसती, ये उन यंग एथलीट्स को भी चबा जाती है जिन्हें प्ले थ्रू पेन कहा जाता है। उन क्रिएटिव्स को भी चबा जाती है जिन्हें अपनी वल्नरेबिलिटी को मोनेटाइज करना होता है। उन गिग वर्कर्स को भी चबा जाती है जिनकी रेटिंग्स तय करती हैं कि वो उस हफ्ते खा पाएंगे या नहीं। वही सिस्टम जो कहता है बी ऑथेंटिक, वही ऑथेंटिसिटी को कंटेंट के रूप में बेचता है। एक क्यूरेटेड कन्फेशन जो तुम्हारे जख्मों को मोनेटाइज करता है, जबकि असल में मदद मांगना एक टैबू बना देता है। जरा सोचो, ये किस तरह का आइसोलेशन क्रिएट करती है। हर दूसरा इंसान कंपटीशन बन जाता है, कंपेनियन नहीं। क्लासमेट्स, रूममेट्स, कोलीग्स, हर कोई एक मेट्रिक है जिसे बीट करना है, ना कि एक कंधा जिसका सहारा लिया जा सके। जब तुम अभी कॉलेज में ही हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे दोस्त की इंटर्नशिप उसके भविष्य की एक सीढ़ी है। तुम उनसे ये पूछना बंद कर देते हो कि वो असल में कैसे हैं और उन्हें अपने माइलस्टोन्स के चार्ट पर मापना शुरू कर देते हो। वर्क प्लेस में मेंटरशिप सिर्फ दिखावटी है। सीनियर मैन तुम्हें कहते हैं टफ इट आउट और फिर चले जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि इस सिस्टम ने उन्हें दूसरों के लिए रास्ता आसान बनाने के बजाय खुद सर्वाइव करने के लिए रिवॉर्ड दिया है। ये मशीन शर्म को भी वेपनाइज करती है। इस बात की शर्म कि तुम अपने कजन्स जैसी जिंदगी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, एंट्रेंस टेस्ट में फेल होने की शर्म, 30 साल की उम्र में सिंगल होने की शर्म, एक ऐसी कल्चर में कार ना होने की शर्म जहां कार्स कॉम्पिटेंस के बराबर हैं। वो शर्म तुम्हारी रीढ़ बन जाती है। ये तुम्हें उस पोस्चर में सीधा करती है जो मशीन चाहती है, लेकिन वो पोस्चर अंदर के ऑर्गन्स को मार देती है। और फिर कुछ और प्राइवेट करेंसीज हैं जिनकी ये मशीन डिमांड करती है। सेक्सुअल कैपिटल, ब्रवाडो, इमेज।
सेक्सुअल कॉन्क्वेस्ट को वैलिडेशन की तरह पेश किया जाता है। इमोशनल रिस्ट्रेंट को मैच्योरिटी के रूप में हाइप किया जाता है। तुम्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि इंटीमेसी के लिए कंट्रोल चाहिए, वल्नरेबिलिटी नहीं, और इसलिए तुम डिटैचमेंट का अभ्यास करते हो। डेटिंग एक ट्रांजैक्शनल चीज़ बन जाती है। तुम डिज़ायरेबिलिटी को परफॉर्म करना सीखते हो, अपनी नीड्स को छिपाना और लॉन्गिंग को स्ट्रैटेजी में बदलना। इस मशीन का कैलकुलस है कि तुम तभी वर्दी हो जब तुम पर भरोसा किया जा सके, ना कि जब तुम्हें जाना जा सके। क्या होता है जब गियर स्लिप होते हैं? जब तुम डेडलाइन मिस कर देते हो, जब प्रमोशन किसी और को मिल जाती है, जब तुम्हारे दोस्त को वो लड़की, वो सेल या वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। यहाँ फेलियर एक लर्निंग मॉड्यूल नहीं है, फेलियर एक पब्लिक इरेजर है। तुम सिर्फ अपनी सीढ़ी का एक रंग नहीं खोते, तुम खुद का एक वर्जन खो देते हो। शेम और बढ़ता है, आइसोलेशन और गहरा होता है। जो चॉइस दी जाती है वो क्रूरता से भरी होती है और सिंपल, जख्म को छिपाओ और भागते रहो, या जख्म दिखाओ और हमेशा के लिए साइडलाइन होने का मोल ले लो। और इसलिए तुम चुपचाप टूटना सीख जाते हो, नाटकीय तरीके से नहीं, किसी ऐसे सीन में नहीं जहां तुम्हें पीटी या मदद मिले। चुपचाप, सिर नीचे, कंधे कसे हुए, ऑटो पायलट पर काम करते हुए। तुम दर्द को कम करने के लिए पीते हो, तुम दूसरों की कहानियों को उधार लेने के लिए बिंज स्क्रॉल करते हो, तुम ऐसे जोक्स रिहर्स करते हो जो कमरे को हंसाते हैं जबकि तुम्हारे हाथ कांपते हैं। तुम सही वक्त पर हंसते हो और एक ऐसा एक्सटीरियर बनाते हो जो दिखाता है कि सब ठीक है। ये तब तक काम करता है जब तक ये काम करना बंद नहीं कर देता। तुम खोले होने में कुशल बनना सीख जाते हो। ये मशीन पुरानी चिंताओं पर नई डिमांड्स को लेयर करने में भी ब्रिलियंट है। इकोनॉमिक प्रिकैरिटी मैस्कुलिनिटी को एक लेजर में बदल देती है। जॉब्स की कमी है, लिविंग कॉस्ट्स बढ़ रही हैं, रेंट सेविंग्स खा रही है, फैमिली एक स्टेबल जॉब का इंतजार करती है, और अचानक मैनहुड के मैट्रिक्स वो बन जाते हैं जो बिल पे करते हैं। स्टेबिलिटी को वर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है। प्री इंटरनेट पास्ट में कम्युनिटी धीरे धीरे खत्म होती थी, आज ये एक नोटिफिकेशन की स्पीड से खत्म होती है। लोग सोचते हैं कि सब ठीक है क्योंकि उन्होंने एक तस्वीर में मुस्कान दिखी, जबकि अंदर जिंदगियां मतलब की कमी से खून बहा रही होती हैं। और सिर्फ बाहरी सिस्टम्स ही दोषी नहीं है, ये मशीन अंदरूनी प्रैक्टिसेस को भी जन्म देती है। कंपैरिजन की रिचुअल, प्रोडक्टिविटी की पूजा और दुख को चुप कराना। तुम सुबह जल्दी उठकर ग्राइंड करते हो क्योंकि सक्सेस का एल्गोरिथम तुम्हें ऐसा करने को कहता है, और तुम आधी रात को इस खालीपन के साथ सोते हो कि तुमने पूरा दिन दूसरों की स्क्रिप्ट्स को पूरा करने में बिता दिया। तुम अपने ही शोषण में एक वॉलंटियर बन जाते हो। ये मशीन भाषा को भी जकड़ लेती है। रेजिलियंस और ग्रिट जैसे टर्म्स को वर्च्यू के रूप में रीब्रांड किया जाता है, लेकिन ये खुद को सजा देने के हथियार बन जाते हैं। इस वोकैबुलरी में रेजिलियंस का मतलब बिना गिरे और ज्यादा भार उठाना है। यहाँ टेंडरनेस, छोटी सी काइंडनेस या बिना जज किए मदद मांगने के लिए कोई वोकैबुलरी नहीं है। लेक्सिकॉन को कॉम्प्लेक्सिटी को एक कॉम्पिटेंसी चार्ट में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ एग्जॉशन ही नहीं बल्कि रेज भी पैदा करती है। रेज पैराडॉक्सिकल है, कच्चा और फैला हुआ, अक्सर गलत टारगेट्स पर जाता है। ये टफनेस की मांग करने वाले ग्रुप्स में परफॉर्मेटिव एंगर बन जाता है। ये डोमेस्टिक एक्सप्लोजन्स बन जाते हैं जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को सरप्राइज करते हैं। ये ग्रुप चैट्स में ब्रिटल सरकाज़म बन जाता है। ये मशीन तुम्हारे गुस्से को मैनलीनेस के प्रूफ के रूप में तब तक एक्सेप्ट करेगी जब तक तुम इसे ऐसे तरीकों से चैनल करते रहोगे जो स्टेटस क्वो को खतरे में न डालें। अब ह्यूमन कॉस्ट की कल्पना करो, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि रोज का लेजर। एक यंग मैन जो शिफ्ट कवर करने के लिए अपनी बहन की शादी मिस कर देता है, एक स्टूडेंट जो एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को नीचे रखता है जो शायद उसे डिग्निटी भी ना दे, एक फ्रेश ग्रेजुएट जो ऐसी जॉब लेता है जो पैसे कम देती है और स्पिरिट खा जाती है, एक इंटर्न जो सेल्फ वर्थ को इनबॉक्स जीरो के बराबर समझना सीख जाता है। इन स्टोरीज को परिवारों, कस्बों और शहरों से गुणा करो तो तुम्हें एक वॉर्न आउट मैन की इकॉनमी दिखेगी जो मिड लाइफ तक पहुंचने से पहले ही थक चुके हैं। और सबसे बुरा पार्ट ये है कि ये मशीन खुद को कायम रखती है। जो आदमी इससे सरवाइव कर जाते हैं वो इसके एवेंजलिस्ट बन जाते हैं। वो नई जनरेशन को हार्ड होना सिखाते हैं, वो कहावतें देते हैं, छोटी छोटी हिंसाएं जो सलाह के रूप में छिपी होती हैं। डोंट बी सॉफ्ट, कीप इट इन। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसने उन्हें बचाया है। तो ये साइकिल चलती रहती है और मशीन में नए दांत उगाते हैं। तो हम इस जानकारी का क्या करें? सिर्फ पहचानना ही रेस्क्यू नहीं है, लेकिन ये पहला टूल है। हम मशीन का नामकरण करके शुरू कर सकते हैं, इसके हिस्सों की कहानियां बताकर कि ये टाइम को कैसे खाती है, ये टेंडरनेस को लाभ के लिए कैसे बेचती है। हम इसकी दी हुई करेंसी को नकार सकते हैं
और नई करेंसी बना सकते हैं। ऑनेस्टी, छोटी सी काइंडनेस और शेयर्ड बर्डन्स। हम ऐसे रिचुअल्स बना सकते हैं जो एंड्योरेंस के बजाय कन्फेशन को रिवॉर्ड करें। हम एक दूसरे को बिना फिक्स किए सुनना सिखा सकते हैं, डिस्कम्फर्ट के साथ रहना सिखा सकते हैं बजाय इसे मोनेटाइज करने के। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले कि हम नेक्स्ट पार्ट में मास्क्स या लोनलीनेस के बारे में बात करें, खुद से ये पूछो कि तुम आज जो कुछ भी करते हो उसमें से कितना तुम्हारी पसंद है और कितना इसलिए कि क्योंकि एक मशीन ने तुम्हें बताया कि ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे चुपचाप सफरिंग से किसे फायदा होता है? जब तुम जीने की बजाय परफॉर्म करना पसंद करते हो तो कौन हारता है? और सबसे जरूरी, कल तुम एक ऐसी कौन सी छोटी खतरनाक चीज करना बंद करने के लिए तैयार हो जो इस मशीन के एक गियर को डिसमेंटल करना शुरू कर दे? द मशीनरी ऑफ डिस्ट्रक्शन कोई एब्स्ट्रैक्ट दुश्मन नहीं है, ये सामान्य सिस्टम्स, लैंग्वेज और एक्सपेक्टेशंस का काम है। इसे नाम दो, उन छोटे छोटे तरीकों का विरोध करो जिनसे ये तुम्हारे दिन में घुसती है। छोटे से शुरू करो, एक मदद मांगो, एक सच बताओ। इन छोटे छोटे इनकारों के जमा होने में ही साइकिल को तोड़ने की पहली संभावना है। पार्ट 2 में कहानी एक अलग तरीके से क्रूर हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई जवाब नहीं है, बल्कि ये है कि हर जवाब की एक कीमत है जो तुम्हें कुछ ऐसा खोने पर मजबूर करती है जिसके बारे में तुम्हें ये सिखाया गया था कि तुम उसे खो नहीं सकते। आगे बढ़ने का हर रास्ता तुम्हें मैस्कुलिनिटी की ग्रामर को छोड़ने की मांग करता है जो तुम्हें विरासत में मिली है। ठीक होने के लिए तुम्हें महसूस करना होगा, लेकिन महसूस करना एक एक्सपोजर है। ये ठीक वही चीज है जिसे दुनिया ने तुम्हें ना दिखाने की ट्रेनिंग दी। वल्नरेबिलिटी तुम्हें विजिबल बनाती है और विजिबिलिटी तुम्हें एक टारगेट बनाती है, जोक्स, जजमेंट और डिसमिसल के लिए। जुड़ने के लिए तुम्हें ऑनेस्ट होना होगा, लेकिन ऑनेस्टी फ्लॉज को उजागर करती है और फ्लॉज को रिज्यूमे में डिफेक्ट्स की तरह माना जाता है, डाउनग्रेड करने, दूर होने और डिस्क्वालीफाई करने के कारण। शांति पाने के लिए तुम्हें परफॉर्मेंस बंद करनी होगी, लेकिन परफॉर्मेंस तुम्हारी करेंसी है। ये तुम्हें एक्सेप्टेंस, काम, डेट्स और रिस्पेक्ट खरीद कर देती है। अगर तुम परफॉर्म करना बंद कर दो तो वो स्कैफोल्डिंग जो तुम्हें सीधा रखता था वो गायब हो सकता है। इसलिए वो सलाह जो तुम सुनते हो, टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, बी वल्नरेबल, बिल्ड ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स, रीडिफाइन सक्सेस, पॉडकास्ट में स्मार्ट लगती है, लेकिन 2 AM पर जब लैंडलॉर्ड का मैसेज आता है और तुम्हारी सेविंग्स कम होती है तो ये मासूमियत भरी लगती है। जब तुम्हारा प्रमोशन अनशेकेबल कॉम्पिटेंस के दिखावे पर डिपेंड करता है तो ये खतरनाक लगती है। मेंटल हेल्थ की प्लैटिट्यूड्स गलत नहीं है, वे सोशल एरिथमेटिक के लिए काफी नहीं है जिसमें तुम असल में रहते हो। उस स्कूल जाने वाले लड़के के बारे में सोचो जिसे अपने क्लासमेट्स को ये बताने के बीच चुनना है कि वो एग्जाम के बारे में एंग्शियस है या फिर उनके साथ हंसना है ताकि उसका मजाक न उड़े। उस कॉलेज स्टूडेंट के बारे में सोचो जो पियर्स को इंटर्नशिप्स के लिए नेटवर्किंग करते हुए देखता है जबकि उसकी एंग्जाइटी उसे इमोबिलाइज कर देती है। अगर वो अपनी पैनिक को कन्फेस करता है तो वे जानता है कि र्यूमर मिल उसे फ्रेजाइल लेबल करेगी और फ्रेजाइल लोगों को छोड़ दिया जाता है। या फिर उस 20 समथिंग आदमी के बारे में सोचो जो ऑफिस में लाइटर लोड रिक्वेस्ट करने का आइडिया देता है जिससे नॉट अ टीम प्लेयर समझा जाता है। या फिर वो आदमी जो थेरेपी लेने की हिम्मत करता है सिर्फ इसलिए ताकि वो फैमिली डिनर्स में वापस लौटे जहां फुसफुसाहटें होती हैं कि ही इज सीइंग अ श्रिंक और उस फ्रेज में इनकॉम्पिटेंस का भार होता है। कल्चर इन चॉइसेस के खिलाफ है। वल्नरेबिलिटी को थ्योरी में डिजायरेबल बताया जाता है लेकिन प्रैक्टिस में पनिश किया जाता है। महिलाओं को कहा जाता है कि वे इमोशनल इंटेलिजेंस चाहती हैं, फिर भी रोमांटिक आउटकम्स में चुनाव बार बार उन पुरुषों के पक्ष में जाता है जो इमोशनली अनअवेलेबल है। एम्प्लॉयर्स इंटरव्यूज में ऑथेंटिसिटी मांगते हैं, फिर स्ट्रगल का संकेत देने वाले किसी को भी पेनलाइज करते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन सफोकेटिंग है। रियल होने के लिए कहा जाता है, फिर रियल होने के लिए फायर कर दिया जाता है, घोस्ट कर दिया जाता है या हंसा जाता है। यहाँ तक कि मदद करने के लिए बनी इंस्टीट्यूशंस भी इम्परफेक्ट हैं। थेरेपिस्ट सुन सकते हैं लेकिन पहुंच लिमिटेड और महंगी है। थेरेपी की लैंग्वेजेस अक्सर ऐसे फ्रेमवर्क से आती हैं जो जेंडर्ड प्रेशर्स को समझने में नाकाम है। ओपन अप कहना आसान है जब तुम्हारा पूरा सोशल क्रेडिट ना खुलने पर डिपेंड करता है। सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद हैं लेकिन या तो वो यूथफुली परफॉर्मेटिव हैं या फिर उन पुराने कठोर पुरुषों से बोझिल हैं जिनकी इंस्टिंक्ट तुम्हें टफ बनाना है बजाय इसके कि जब तुम टूट रहे हो तो तुम्हें संभाले। रिलीजन, फैमिली और पीयर नेटवर्क्स अक्सर ताकत को साइलेंस के साथ जोड़ते हैं। सोशल इकोनॉमी कन्फेशन पर टैक्स लगाती है और कंटेनमेंट को रिवॉर्ड करती है। और स्टेक्स काल्पनिक नहीं है।
अगर तुम बहुत जल्दी बोलोगे तो तुम क्लाइंट्स, पार्टनर्स या रिस्पेक्ट खो सकते हो। अगर तुम जख्म को छिपाओगे तो वो फेस्टर हो जाएगा। ऑनेस्टी का नतीजा एग्जाइल है, साइलेंस का नतीजा इरोजन है। इसलिए बहुत सारे पुरुष धीमी चोट को चुनते हैं। वे पब्लिक सर्वाइवल के लिए खुद के छोटे प्राइवेट पीसेस का सौदा करते हैं। वे सेल्फ बिट्रेल में कुशल बनना सीखते हैं। समय पर पहुंचना, डील्स को क्लोज करना, कमरों को गर्म रखना जबकि उनके अंदर सब कुछ ठंडा हो रहा हो। रिस्क की एक बदसूरत एरिथमेटिक भी है। वल्नरेबिलिटी को अक्सर एक रेसिप्रोकल कंटेनर की जरूरत होती है। एक दूसरा इंसान जो बदला लिए बिना सुन सके, एक ऐसा रिश्ता जहां ऑनेस्टी को एम्यूनिशन के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। ऐसे कंटेनर्स रेयर हैं क्योंकि हर कोई परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंडशिप्स कन्फेशन की बजाय एक्टिविटी, फुटबॉल, नेटफ्लिक्स, ड्रिंक्स पर बनती हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शनल हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल प्रूफ, एंटरटेनमेंट वैल्यू, वे जगह कहाँ हैं जो किसी आदमी के कन्फेशन को गॉसिप में बदले बिना एब्जॉर्ब कर सकें। तो कौन से ऑप्शंस बचे हैं? कल्चर 3 रास्ते देता है और कोई भी दर्द रहित नहीं है। कीप परफॉर्मिंग, तुम पब्लिकेबल फसाड बनाए रखते हो, तुम अपने सर पर छत रखते हो, तुम रिस्पेक्ट को बनाए रखते हो, अंदर से तुम कमजोर होते जाते हो, तुम्हारे रिश्ते नाजुक हो जाते हैं, तुम सरवाइव करते हो लेकिन तुम अलाइव नहीं होते। एक्सपोज एंड रिस्क एग्जाइल, तुम मदद ढूंढते हो, तुम बोलते हो, तुम रिवील करते हो, तुम इनकम मेट्स या स्टेटस खो सकते हो, तुम शायद सच पालो लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा और इमीडिएट है। कॉम्प्रोमाइज, द हाफ ट्रूथ, तुम स्ट्रेटेजिकली परफॉर्म करते हो, टाइटली कंट्रोल तरीकों से रिवील करते हो और मैनेज्ड ऑनेस्टी की एक लाइफ बनाते हो। ये मोस्टली सर्वाइवर्स का रास्ता है, धीमा, इंक्रीमेंटल, पेनफुल लेकिन कम इमीडिएट कैटास्ट्रोफीज के साथ। ये सभी इम्परफेक्ट है। इम्पॉसिबल चॉइस ये है कि हीलिंग को ऐसे रिस्क की जरूरत है जिसे सिस्टम पनिश करता है। सेफ्टी को ऐसे साइलेंस की जरूरत है जिसमें आत्मा सरवाइव नहीं कर सकती। जनपाल साथ ने सिखाया कि एग्जिस्टेंस ऐसे चॉइसेस की मांग करता है जो हमें डिफाइन करती हैं, और वो चॉइसेस कभी सेरेमोनियल नहीं होती। उन्होंने हमें याद दिलाया कि सेल्फ शब्दों में नहीं, एक्ट्स में गढ़ा जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारा एक्ट छोटा हो सकता है, डिनर पर एक वाक्य, एक दोस्त को मैसेज, एक हेल्पलाइन पर कॉल। फिलोसॉफिकल पॉइंट कठोर है लेकिन यूजफुल है। तुम चुनकर बनते हो और चुनने की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल यह है कि तुम कौन सी कीमत सहने के लिए तैयार हो। तो इससे पहले कि हम अगले पार्ट पर चलें, खुद से ये मुश्किल बातें पूछो। अगर तुम चुप रहते हो तो किसका फायदा होता है? जब तुम परफॉर्म करते हो तो कीमत कौन चुकाता है? वो एग्जैक्टली कौन सी चीज है जिसके बारे में तुम ये दिखावा कर रहे हो कि वो तुम्हें हर्ट नहीं कर रही है? अगर एक बार तुम परफॉर्मेंस की एक सस्ती कॉन्टिन्यूएशन की जगह एक छोटा कॉस्टली ट्रूथ चुनते तो क्या होता? क्या तुम एक ऐसी जिंदगी के लिए कुछ खोने के लिए तैयार हो जिसे तुम चाहते हो, जबकि तुम्हें शायद वो जिंदगी चाहिए ही नहीं है जो तुम असल में चाहते हो? ये रिटोरिकल पार्लर गेम्स नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की लेजर लाइंस हैं। अपनी आंखें खोलकर चुनाव करो। लास्ट पार्ट, द ब्यूटिफुल इम्पॉसिबिलिटी। कैलकुलस के बाद, लेजर और रिस्क के बाद हम एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जो क्रूर और काइंड दोनों लगेगा। कोई क्लीन रेस्क्यू नहीं है, कोई अचानक इलाज नहीं है। हालांकि एक स्टबर्न पॉसिबिलिटी है, और ये उन नारों से ज्यादा छोटी और ज्यादा शानदार है जो वादा करते हैं। आखिरी सच ये है, हीलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे साथ हो जाए। ये एक लगातार प्रैक्टिस है जिसे तुम बार बार करने का चुनाव करते हो। सार्ट्रे ने कहा था कि अगर तुम अकेले होने पर लोनली फील करते हो तो तुम बुरी संगत में हो। मेरा मानना है कि इसका मतलब है सॉलिट्यूड दुश्मन नहीं है, अनएग्जामिन्ड सॉलिट्यूड है। यहाँ प्रैक्टिस खुद की संगत में रहना सीखना है, यहाँ तक कि तुम्हारे वो हिस्से जो अशेम्ड, रैगिड और टेंडर हैं। इस रजिस्टर में इंडोरेंस नंबनेस नहीं है, ये एक आर्टिस्ट्री है। दर्द को बिना क्रूरता बने सहना सीखना। इसका मतलब है अपने दर्द को अपने आप रेज, डेस्पेयर या सेल्फ इरेजर में बदलने से इनकार करना। इसका मतलब है वो छोटी बहादुर चीजें करना जो तुम पर मशीन के पावर को कम करती हैं। ये रियल डेज में कैसा दिखता है? इसकी शुरुआत विनम्रता से होती है। किसी एक व्यक्ति से एक सच्चा वाक्य कहो, कोई ग्रैंड कन्फेशन नहीं, माइक्रो ट्रूथ। आई फेल्ट टेरेबल आफ्टर दैट इंटरव्यू। आई एम स्कैर्ड अबाउट मनी राइट नाउ। आई क्राइड लास्ट नाइट। ध्यान की एक रिचुअल बनाओ।
एक हफ्ते में 1 घंटा बिना फोन के, एक वॉक जहां तुम रिहर्स ना करो, एक शाम जहां तुम एक दोस्त के साथ बैठो और पूछो रियली हाउ आर यू, और जवाब का इंतजार करो। खुद के लिए दया के छोटे छोटे काम करो। थकने पर बिना शर्म के सो जाओ, भूख लगने पर बिना माफी के खाओ। अपने शरीर के लिए डॉक्टर को दिखाओ, अपने दिमाग के लिए काउंसलर को दिखाओ। हेल्थ जेंडर्ड नहीं है। इंटीमेसी की इकोनॉमीज बनाओ। ऐसे ग्रुप्स ढूंढो या बनाओ जहां लिसनिंग प्राइमरी करेंसी हो। दिखावटी सपोर्ट नहीं, बल्कि नॉन गोल ओरिएंटेड प्रेजेंस। एक ग्रुप जो तुम्हारे साथ कमरे में बैठने के लिए आए, ना कि तुम्हारा रेज्यूमे ठीक करने के लिए। लैंग्वेज को वापस पाओ। उस वोकैबुलरी को रिजेक्ट करो जो ग्रिड को केयर से ऊपर रखती है। मैन अप की जगह टेल मी बोलो। ये फ्रेजेस छोटे पुरुषों को सिखाओ। टेंडरनेस की ग्रामर का मॉडल बनो। ये प्रैक्टिसेस सिनेमैटिक सेंस में हीरोइक नहीं है। ये छोटे, बोरिंग और इसलिए रिलायबल हैं। ये हेडलाइंस नहीं बनती, ये स्टैमिना को रीबिल्ड करती हैं। एंड्योरेंस में एक मॉरल ब्यूटी भी है। हर सफरिंग रिडेम्पटिव नहीं होती, लेकिन कभी कभी अर्थ तब निकलता है जब तुम जितना मानते हो उससे ज्यादा सहते हो, और उस सहने के साथ क्या करना है ये चुनते हो। एक आदमी जो अपनी लोनलीनेस को क्रूरता के रूप में आगे बढ़ाए बिना सहना सीख लेता है, वो एक रेयर रिसोर्स बन जाता है। वो ऐसा इंसान बन जाता है जो किसी और की फ्रेजिलिटी का स्वागत बिना उसे वेपनाइज किए कर सकता है। ऐसी परेशानियों से बचने वाले कम्युनिटीज का फाउंडेशन परफेक्ट सॉल्यूशंस पर नहीं, बल्कि शेयर्ड रिफ्यूजल्स पर होता है। दर्द को प्राइवेट शेम बनने देने से इनकार, कन्फेशन को मोनेटाइज करने से इनकार, सेल्फ इरेजर पर तालियां बजाने से इनकार। वे पेशेंट हॉस्पिटैलिटी का प्रैक्टिस करते हैं। वे छोटे छोटे एक्ट्स का एक्सचेंज करते हैं। बातचीत के लिए आना, जन्मदिन याद रखना, आधी रात को चाय बनाना, जो मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जिसमें तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हें जाना जाता है। और यहाँ आखिरी ऑनेस्ट एथिकल चॉइस है। तुम्हें कोई नारा ठीक नहीं करेगा। अगर तुम अलग तरह से जीना चाहते हो तो तुम्हें करेज के छोटे छोटे एक्ट्स जमा करने होंगे जो समय के साथ एक अलग जिंदगी में बदल जाएंगे। यही है ब्यूटीफुल इम्पॉसिबिलिटी। एकमात्र क्रांति जो शायद तुम्हें बचाएगी वो शांत क्रांति है जो तुम कुछ और पुरुषों के साथ दिन ब दिन बनाते हो। तो मैं तुम्हें इस वीडियो से परे ले जाने के लिए सवालों के साथ छोड़ता हूँ। वो सवाल जो एक लाइक या स्क्रॉल से ज्यादा हकदार हैं। तुम जोर से क्या स्वीकार करोगे अगर तुम जानते कि तुम्हें इसके लिए सजा नहीं मिलेगी? तुम्हारी जिंदगी में वो कौन है जिसे तुम एक छोटा सच बताने का रिस्क ले सकते हो? तुम कल से कौन सी आदत रोक सकते हो जो कम परफॉर्मर और ज्यादा इंसान बनने का पहला कदम होगा? तुम किसको अपनी तरह सरवाइव करना सिखा रहे हो और किसको तुम अलग तरह से जीना सिखाओगे? अगर एंड्योरेंस वो काम है जो तुम्हें विरासत में मिला है, तो तुम उस एंड्योरेंस को केवल सर्वाइवल नहीं बल्कि केयर का एक रूप कैसे बनाओगे? ये फैसाइल होप के रूप में छिपी हुई इंस्पिरेशन नहीं है, ये एक कॉल है। पुरुषों का अकेलापन रियल है, उसे पैदा करने वाले सिस्टम्स रियल हैं, उन्हें चैलेंज करने की कीमत रियल है। तो इस पॉसिबिलिटी के भी रियल होने की उम्मीद भी कर सकते हो कि छोटे छोटे रास्तों से स्क्रिप्ट को तोड़कर तुम थोड़ी सी जगह बना सकते हो, बस थोड़ी सी। ज्यादा टेंडरनेस, ज्यादा गहरी दोस्ती और ऐसी जिंदगियों के लिए जिन्हें सिर्फ आउटपुट से नहीं बल्कि देखे जाने के फैक्ट से भी मापा जाए।